नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। और सवाल ये कि क्या राहुल का कश्मीर गेम खुलकर सामने आ चुका है? सवाल ये भी कि क्या जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया? क्या 370 की बहाली का प्रस्ताव पास करके सरकार कश्मीरियों को भ्रमित करने का काम कर रही? क्योंकि 370 को हटाना या बहाल करना, यह फैसला तो केंद्र सरकार। तो फिर क्या स्पेशल स्टेटस और 370 वाला प्रस्ताव जो आज विधानसभा में सामने लाया गया, वो क्या सिर्फ एक दिखावा है? क्या 370 पर कांग्रेस हाईकमान की चुप्पी की कलई जम्मू कश्मीर विधानसभा में खुल गई? दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू होने के पहले दिन से ही 370 के मुद्दे पर हंगामा बरपा हुआ। आज विधानसभा के तीसरे दिन उमर सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा और 370 की बहाली का प्रस्ताव विधानसभा में पेश कर दिया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। बीजेपी ने तो प्रस्ताव की कॉपियां तक फाड़ दी और जमकर नारेबाजी की। लेकिन यह प्रस्ताव आखिरकार विधानसभा में पास हो चुका है। लेकिन जब प्रस्ताव विधानसभा में पास हुआ तो सवाल कई सारे खड़े भी हो रहे हैं और इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पर जो रिएक्शंस आए वो दिखाते हैं। हिंदुस्तान को हम मजबूत करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का आइन बहुत बड़ा आइन है, उसी के साथ सब कहते हैं। उस आइन के अंदर अपना हक मांगा है, डेमोक्रेटिक राइट मांगा है। इसलिए आप इसको इस नजरिए से देखें। बाकी अगर आप बीजेपी के लोगों का नार्को टेस्ट कराइए, देखिए इनके दिल में भी यही है कि सुरेंद्र चौधरी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो किया है ठीक किया। और मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनका इतना बड़ा विजन और जो मैनिफेस्टो में हमारा था कि जो उमर साहब ने कहा था कि जब हम असेंबली में जाएंगे, क्योंकि ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, हम नॉमिनेटेड नहीं है, हम अपॉइंटेड नहीं है जैसे यहाँ 6 सालों में आते रहे। हम इलेक्टेड लोग हैं, हमें लोगों ने चुना हुआ है। और आज हमने जो किया है, चाहे वो जम्मू के लोग हैं चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, उनके दिल की बात की है, जिसलिए उन्होंने हमें वोट डाला, उसकी बात की है। जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों के एजेंडे को, अलगाववादियों के एजेंडे को वापस लाने की एक कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन किया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर 2-2 झंडे लगाए, अलग से एक झंडा, उस धारा 370 की पैरोकारी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने देश के साथ और संविधान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। एक बात साफ है कि धारा 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, जो कभी वापस लौट के नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि विधानसभा में प्रस्ताव पास कर लेना क्या महज एक दिखावा है, क्योंकि सब कुछ केंद्र सरकार को करना है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कभी वापस नहीं आ सकता 370 कश्मीर के अंदर। इधर प्रस्ताव पास होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक पोस्ट किया और कहा कि जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था उसे पूरा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या कहा था, अब आपको उसको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली होगी, यह अपने घोषणा पत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था। सभा सत्र के दौरान सबसे पहला प्रस्ताव यही आया। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही गई थी। केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे, यह दावा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था। जन सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए को रद्द करने की बात कही गई थी। राजनीतिक कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने की बात भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कही। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के दौरान किया था और जो उसमें सबसे प्राइम एजेंडा था 370 की बहाली का, अब उस पर एक कदम आगे बढ़ाते हुए विधानसभा में इस पर प्रस्ताव लाकर उसे पास भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवा दिया। लेकिन यह बात सच है कि 370 की बहाली का फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं ले सकती। सवाल कई सारे हैं, उन सवालों को जानिए। सवाल सबसे पहले यह कि क्या 370 की वापसी का प्रस्ताव सिर्फ एक दिखावा है? अगर आप नहीं कर सकते तो आप प्रस्ताव लाकर क्या करेंगे? क्या आप जनता को भरमा नहीं रहे? कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए क्या यह प्रस्ताव लेकर आई है सरकार? यह भी एक सवाल है। क्या 370 पर कांग्रेस की कलई खुल चुकी है? 370 के नाम पर कश्मीरियों में क्या भ्रम फैलाने की कोशिश है कि पूरा ध्यान विकास पर ना हो? बताएंगे देखिए साहब, हम तो 370 के लिए काम कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान को खुश करने के लिए देश की संप्रभुता से खिलवाड़ किया जा रहा है? ये पाकिस्तान वाला सवाल खुद बीजेपी लेकर आई है। बीजेपी खुलकर कह रही है कि पाकिस्तान भी तो यही चाहता है कि 370 बहाल हो जाए और यही कोशिश तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से की जा रही है।
सवाल वही है और इन सवालों पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वाइब्रेंट प्रवक्ता जयराम विप्लव जुड़ गए। ललित अंबरदार कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए। कश्मीर के हालातों को बहुत करीब से इन्होंने देखा है और आज जब इस तरह से सियासत हो रही है तो क्या वो सोचते हैं, इस पर बात करें। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए बतौर रक्षा विशेषज्ञ। वकार भट्टी हमारे साथ जुड़ गए, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे वकार भट्टी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ इमरान काजी साहब जुड़ गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का स्वागत। इमरान काजी साहब, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। रविंद्र रैना ने कहा कि ये तो पाकिस्तान का एजेंडा लागू कर रहे हैं। मैं इस पर बात करूं, इस बात पर जवाब दीजिए कि क्या आपका काम इतना भर है कि आप विधानसभा में प्रस्ताव पास करवा दें? क्योंकि आप लोग तो यही कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। विधानसभा में प्रस्ताव पास हो चुका है लेकिन 370 की बहाली का रास्ता साफ नहीं हुआ है, वो तो बीजेपी को करना है। इमरान काजी साहब, देखिए आज असेंबली का बिजनेस का पहला दिन था। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में और इलेक्शन कैंपेन में लोगों के बीच में वादा किया था कि असेंबली के पहले सेशन में 370 स्पेशल स्टेटस का और स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। आज अब देखेंगे कि पहले दिन ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह रेजोल्यूशन लाया और असेंबली में पास किया। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। ये मैं मानता हूं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये एक लोगों का मैंडेट है। डेमोक्रेसी में जो लोग चाहेंगे वही होगा। डेमोक्रेसी लोगों के लिए है, जो लोगों का फैसला होगा वही कानून बनेगा। और लोगों का फैसला यही था, इसी सेंटिमेंट्स के साथ था और लोगों ने इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज मैंडेट दिया था कि आप इस जो भी आपकी लड़ाई है हम उसके साथ हैं। इमरान काजी साहब, अगर आप नंबर्स गेम की बात करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है कि आप लोगों को नंबर्स मिले, आप लोगों ने बहुत कंफर्टेबली सरकार बनाई, लेकिन आपके विपक्ष में बैठी बीजेपी जो ये 370 को हटाकर अपने अच्छे प्रदर्शन के साथ आज घाटी में है, जम्मू कश्मीर में है, उसको भी तो जनता ने मैंडेट दिया है ना सर। तो जनता वो भी तो चाहती होगी कि 370 हटे रहे, बहाली ना हो। बिल्कुल सुनिए, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि इस वक्त आपके पास जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स है। 20 डिस्ट्रिक्ट्स में से मुझे बताइए 18 डिस्ट्रिक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन इस मैनिफेस्टो के साथ है, यानी कि 18 डिस्ट्रिक्ट के लोग कंप्लीटली उस सेंटीमेंट। लेकिन आप इस मैनिफेस्टो के दम पर ये कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव को लाने की बात कही थी, आप प्रस्ताव ले आए। ठीक है साहब, आप जम्मू कश्मीर की जनता को अगर इसी तरह से भरमा कर रखना चाहते हैं, विकास से दूर रखना चाहते हैं, तो करिए इस पर सियासत। लेकिन बीजेपी ये कह रही है इस पूरे मामले को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हुए कि आप तो वो बात करें जो पाकिस्तान करता है। रविंद्र रैना खुलकर कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के एजेंडा पर आ जाएं। पाकिस्तान भी चाहता है कि 370 बहाली वापस हो और आपकी भी आज की कोशिश वही थी। जनाब मेरी बात सुनिए, 370 का राइट हमें पाकिस्तान ने नहीं दिया था। 370 का राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया था। सर 370 का राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ही 370 हटाया भी गया। और हटने के बाद कौन चाहता है कि घाटी में या जम्मू कश्मीर में 370 फिर से बहाल हो? एक तो आप, दूसरा पीडीपी और तीसरा पाकिस्तान। देखिए आप लोगों की लाइन और पाकिस्तान की लाइन एक जैसी क्यों है सर? जनाब जिस तरीके से इसको हटाया गया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था, वो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं था। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में खुद गारंटी दी थी कि जब भी इसका फैसला होगा जम्मू कश्मीर के लोग इसका फैसला खुद करेंगे, और आपने उसी आईन की धज्जियां उड़ाते हुए ठीक है इमरान काजी साहब, मैं फिर से आता हूं आपके पास। जयराम विप्लव जी वो कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर अधिकार है उनके पास, और वो संवैधानिक तौर पर अधिकार से ज्यादा इस बात पर फोकस करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता ये चाहती है, तभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनकर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाकर भेजा है। देखिए इनके सारे तर्क हमने सुने और वो उसी में फंसते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से आज जम्मू, देखिए सारी दिक्कत कहां पर है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष रूप से घाटी के भीतर जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो लोग लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे थे, वो हमारी ही सरकार द्वारा तय समय पर चुनाव कराए जाने के कारण आज सत्ता में है। जिस लाल चौक पर कभी तिरंगा नहीं देखा जाता था, वहां आज तिरंगा फहराया जाता है। उसी लाल चौक पर भव्य दीपावली का आयोजन हो रहा है। ये सारे बदलाव जो हैं, ये आज लोगों के सामने है। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उसी भारत के संविधान ने
राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता जैसे विषयों पर केंद्र सरकार के पास वो अधिकार दिए हैं, भारत की संसद को वो अधिकार दिए हैं कि वो निर्णय कर सके। इसीलिए तो कोई मनमानी करके विखंडन की राजनीति, देश तोड़ने की राजनीति ना शुरू करे, कोई दूसरे देशों के एजेंट बनकर काम ना करने लग जाए। इसलिए ही भारत की संसद को वो अधिकार मिला था और उस संसद के पास ही वो अधिकार है। उसी संसद ने उस अधिकार का प्रयोग करके भारत के ही संविधान के तहत 370 को समाप्त कर दिया। इसलिए दिखावा करके केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। अपने समर्थकों और कुछ कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में वो ये काम कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वाली लाइन आप जो कहते हैं 370, नहीं जयराम विप्लव जी, आप जो पाकिस्तान वाली लाइन कहते हैं उसका कैनवास बहुत बड़ा है सर। वो मैंने भी इनसे सवाल पूछा कि 370 बहाली या तो पाकिस्तान चाहती थी, या तो पाकिस्तान चाहता था, या तो पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी। वो जो आप आरोप लगा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर या जम्मू कश्मीर की सरकार पर, जरा उस पर बात करके बताइए कि ये क्यों? वो कह रहे हैं हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। नहीं, वो तो स्पष्ट है। जब धारा 370 लगा था उस समय भी इनके नेताओं के स्वर कुछ और थे। कुछ तो यहां तक बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान और चीन से हम मदद लेकर के इसको हटाएंगे। वो सारे आज उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। तो पाकिस्तान की भाषा बोल करके हिंदुस्तान में कितने लंबे समय तक राजनीति हो सकती है, ये तो कांग्रेस पार्टी का हश्र देख के बाकी इंडी के दलों को तय कर लेना चाहिए। ठीक है सर, ओके, मैं फिर से आपके पास आऊं। मैं बहुत जल्दी से वकार भट्टी साहब, अब चूंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह कहा कि हमने तो इतिश्री कर दी, हम लेकर आए प्रस्ताव और हमने यही वायदा किया था और हमने ये वायदा पूरा करके दिखाया, तो क्या ये इतने तक ही बात थी? मतलब इसके आगे, क्योंकि जो करना है केंद्र सरकार को करना है, जो करना है भारत की संसद को करना है, तो क्या सिर्फ इतना ही कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार? और दूसरा मेरा सवाल ये कि क्या फिर ये जनता को भटकाने जैसा नहीं है कि देखिए साहब हमने आपकी आवाज को बुलंद कर दिया, लेकिन फिर उस आवाज के पीछे कई आवाजें दब जाती है, मसलन रोजगार की, मसलन विकास की, वहां के लोगों की सुरक्षा की। जी, पहला पॉइंट ये है कि आज के टाइम कश्मीर का और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का ये मानना है, और जिसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना अच्छा और इतना बड़ा मैंडेट दिया, लोगों ने वोट दिया, वो सिर्फ दिया है 370 ओरिजिनल 50 वापस लाने के लिए। क्लियर है ये, जो भी 370 के खिलाफ था, जो भी उस पोजीशन के खिलाफ था, 53 की पोजीशन के खिलाफ, लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। यहां तक मैं खुद मिसाल दे रहा हूं, मैं जिस पार्टी से था, अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी सिर्फ इतना कह रही थी कि हम स्टेट हुड लाएंगे, हम डेवलपमेंट कराएंगे, लोगों ने एक भी सीट नहीं जीतने दी। वकार भट्टी साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप इस पर जवाब दे दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर 370 की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था, तो 370 की बहाली की बात तो पीडीपी ने भी की थी, वो आज इतने कम पर क्यों सिमट गई ठीक उसी वायदे के साथ? देखिए वो कुछ ऐसा था कि जब 370 हटा है, उससे पहले जब बीजेपी की सरकार जो बनी है, वो पीडीपी के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, तो जिसकी वजह से लोगों को एक गुस्सा था कि 370 खत्म कहीं ना कहीं की वजह से हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक एक्टिविस्ट भी हूं और मैं एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ भी हूं। मैं क्लियर यहाँ कहना चाहता हूँ, पूरा जम्मू कश्मीर इससे खुश नहीं होगा। जम्मू कश्मीर उस दिन खुश हो उस दिन 53 की पोजीशन जम्मू कश्मीर में वापस आ जाएगी। जब तक जम्मू कश्मीर में 53 की पोजीशन नहीं आएगी, तब तक एक भी जम्मू कश्मीर का नागरिक, नौजवान हो, बड़ा हो, माँ हो, बहन हो, चैन से नहीं बैठेंगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आज मैं बीजेपी को एक बात कहना चाहता हूं। बीजेपी के यहाँ तुरंत खान थे, वो बहुत बड़ी लंबी फेंक रहे थे। जब 2 साल पहले 2021 में जंतर मंतर में 370 के लिए मैंने जब प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, तो इन्होंने मेरे पे देशद्रोह एफआईआर की। आज हिम्मत है तो उन तमाम एमएलए के ऊपर देशद्रोह लगाकर दिखाएं। खुद भी बीजेपी वालों ने तो मेरे पे लगाई थी ना, क्योंकि एक सिंगल एक्टिविस्ट था। आज लगाकर दिखाएं। वकार भट्टी साहब, एक छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं, आपके सवालों का जवाब मैं बीजेपी से लूंगा। ठीक है, जयराम विप्लव इसके लिए जवाब देंगे। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। कश्मीर तो भारत का है ना सर, इसमें तो कोई सवाल नहीं है। तो अगर 370 हटने के बाद आप लोग भी तिरंगे के अधीन आ गए, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए मेरी बात, 370 से पहले भी तिरंगा था, और 370 से पहले भी तिरंगा था, 75 साल 70 साल पहले भी तिरंगा लहराया।
जबरदस्ती हाथों में दिया जाता है। कल का तिरंगा जो था खुशी से लोग स्कूलों के अंदर और अपने घरों में चढ़ाते सर थे। ये राष्ट्रध्वज फर्क है, है। जबरदस्ती क्या है उसमें? सबको थामना चाहिए, आप भी थामिए, आप लेकर बैठिए। जबरदस्ती क्यों की जाए, फोर्स क्यों किया जाए? देखिए माहिदा का एग्रीमेंट क्या हुआ हिंदुस्तान के साथ, हमारा क्या माहिदा हुआ, क्या एग्रीमेंट हुआ था कि ये 353 पोजीशन जब महाराजा हरि सिंह ने जो हिंदुस्तान के साथ माहिदा किया था, एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट को तोड़ा किसने? माहिदे को तोड़ा किसने है? हमेशा ठीक है। हिंदुस्तान की कौमियतों ने। ठीक है, ओके ओके, बहुत जल्दी से जयराम विप्लव जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं ललित जी के पास जाऊंगा। जयराम विप्लव जी वो कह रहे हैं कि 370 की बात वो जब कहते थे, वकार भट्टी खुद आकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके खिलाफ केस कर दिया। आप विधायकों का क्या करेंगे? वो तो खुलकर कह रहे हैं कि हम लेकर आएंगे। केवल इतनी सी बात है अनुराग जी कि पहली बार आजाद भारत में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली। भारत के संविधान के शपथ के साथ उन्होंने भी शपथ ली ना। एक झंडा, एक राष्ट्र, एक निशान, एक प्रधान, ये सारी चीजें जब हो रही है तो जो कट्टरपंथी तत्व वकार भट्टी जैसे लोग जयराम विप्लव जी, ठीक है, आग लगाकर बैठे हैं। ललित अंबरदार जी, क्योंकि आप सारे व्यवस्थाओं को बहुत करीब से देखते हैं और इन चीजों को समझते भी। मैं ललित अंबरदार जी ये समझना चाहता हूं कि क्या ये वाकई में मैंडेट जम्मू कश्मीर की जनता का है, जैसा कि वकार भट्टी या फिर इमरान काजी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैंडेट दिया हमने वो सिर्फ दिया ही इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने ताकि 370 की बहाली हो पाए? कैसे देख रहे हैं सर आप ये? पहले में जो आपने जो टॉपिक शुरू किया कि क्या पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में उसको परस्यू किया गया। मैं बताना चाहता हूं, मैंने आप ही के चैनल पे इलेक्शन के टाइम जब ये कैंपेनिंग कश्मीर में हो रही थी, मैंने आपके चैनल पे ये मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक इंटरव्यू में, जिन दिनों कश्मीर में जोरों पे कैंपेन चल रही थी, उन्होंने उस वक्त हमीद मीर एक आम जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक मैसेंजर है आईएसआई और आलपिंडी का। जब ओसामा बिन लादेन के साथ कोई बातचीत करनी होती थी, हेर फेर करना होता था एक्सचेंज प्रोग्राम का, तो हमीद मीर को इस्तेमाल किया जाता है। हमीद मीर की काफी फॉलोइंग है इंडिया में, कश्मीर में तो बहुत ज्यादा है। तो हमीद मीर को उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हम यानी पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इनकी जो अलायंस है कश्मीर के अंदर, हम 370 पे एक ही पेज के ऊपर है यानी। और उन्होंने एक तरफ से अपील की थी अपनी जो स्लीपर सेल्स है, जिनको फॉलोअर्स है कश्मीर के अंदर, बहुत तादाद है कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान के लिए उनका दिल धड़कता है, उन्होंने उनकी आवाज सुन ली और उन्होंने अपील की कि वोट जो है इसी अलायंस को दिया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को। और साथ में आपने शुरू में सुना था, इलेक्शन में हो रहे थे ना बड़े भूतपूर्व पृथकतावादी, ये जमात इस्लामी वाले सब थे, उम्मीद कर रहे थे वो उनको को वोट क्यों नहीं मिले? क्योंकि पाकिस्तान से जो मैसेज आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को वोट देना है, उनके साथ हमारी बातचीत, हमारी बात में बड़ी बात कह रहे हैं ललित जी आप। ये मैं बोल चुका हूं, ये आप फॉलो कीजिए, इंटरव्यू देख लीजिएगा इसका ख्वाजा आसिफ और इसका जी और हमीद मीर के साथ। ये बिल्कुल मैसेजिंग थी और इंटरव्यू में इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह सकते थे, वो काफी प्रचलित हुआ था वो इंटरव्यू। दूसरी बात आप कह रहे हैं कश्मीर के अंदर ये पहली बार नहीं हुआ। इसी कश्मीर की असेंबली में इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मेंबर जो लास्ट लोकसभा में हमारे बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, और इसी जम्मू कश्मीर लद्दाख की 370 के टाइम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसका स्पीकर रह चुका है। एक बार जब मेंबर था लाइव असेंबली में, उसने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद का खूब से नारा लगाया उसने, और जब बाहर पत्रकारों ने पूछा तो क्यों किया, बोला मैं मुसलमान हूं, मैं भावुक हो गया। मतलब ये 370 की बहाली, ललित जी मैं एक लाइन में समझना चाह रहा हूं, मैं फिर दूसरे मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। एक लाइन में समझता हूं कि ये जो 370 की बहाली की बात है, ये जनता का दबाव नहीं है, ये पाकिस्तान का दबाव है बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस में। समझता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थक जो लॉबी कश्मीर के अंदर है, चाहे वो अंडरग्राउंड है चाहे ओवरग्राउंड, ये तो मेन इस्लामिस्ट है, ये अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, इनको मतलब मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट बोलते हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कश्मीरी कांग्रेस हो, इस सब में इनका दिल किसके लिए धड़कता है? वो हिजबुल्लाह के हसनल नसरुल्लाह के लिए, जो पाकिस्तान का समर्थन करता है, जो कश्मीर जिहाद का समर्थन करता है। इन तीनों पार्टीज, ये मेन स्ट्रीम पार्टीज ने उनका समर्थन किया। मैं एक छोटा सा जवाब मैं पहले के सिन्हा सर से लेना चाहता हूं, फिर प्रेम जी आपके पास आता हूं, क्योंकि इसमें कांग्रेस की भूमिका भी बहुत सवालों के घेरे में। तो मैं प्रेम जी आपके पास आऊं बहुत जल्दी से। के सिन्हा सर मुझे बताइए कि सर चूंकि आपने डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ देखा है, बीजेपी दावा करती है कि 370 के बाद बहुत कुछ बदला है, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो विकास के स्तर पर हो, चाहे वो सिक्योरिटी के स्तर पर हो। वो चेंजेस आप कैसे देखते हैं और क्या वो आप वाकई मानते हैं कि जनता उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के बावजूद चाहती है कि 370 की वापसी हो?
अनुराग जी, आपने बहुत छोटा सा जवाब मांगा है मुझसे, तो मैं छोटा ही रखूंगा। देखिए, हमने जो किया और जो शहादत हुई हमारे, चाहे 2014 से लेकर के आप 2024 तक ले लीजिए, तो वो शहादत पूरी की पूरी बेकार गई है हमारे जवानों की, हमारे सुरक्षा बलों की। ठीक है, हमने आर्टिकल 370 को हटाया, फिर से इलेक्शन की, मगर जो मिनी पाकिस्तान था, क्योंकि ये मैं मानता हूं मिनी पाकिस्तान आज भी कश्मीर में बसता है, और वो मिनी पाकिस्तान के एजेंडे को चला रहा है। और देखिए ना, आपने कहा कि पहला सेशन शुरू होता है, पीडीपी के वाहिद मीर इसको लेकर आते हैं, प्राया उसको लेकर आते हैं रेजोल्यूशन, फिर नेशनल कांग्रेस, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लेकर आ जाती है। आप ये बताइए कि इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतनी शहादत दी, इतने सारे चीज किए, उसका फिर वही घूम फिर करके घास का 3 पात। अब आप भले ही इन चीजों को बांट दिए गए हैं स्टेटहुड, मगर आज बात क्या है? बात ये होनी चाहिए थी कि मैं तो सोच रहा था कि पीओके के लिए की बात करेंगे, हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करेंगे, हम आगे की तरफ, फिर वही बात, इसको ले आओ। रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन है, इसको तो कहा गया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया, आपके संविधान ने, पूरी पार्लियामेंट में ये डेड मुद्दा को, मगर आपको ये बताता हूं ये डेड मुद्दा नहीं है, क्योंकि मिनी पाकिस्तान इसको, और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है जी कि कांग्रेस तो जुड़ा हुआ है ना, वो देश का, क्या गारंटी है कि कल कांग्रेस नहीं आ जाए, आपके सत्ताधारी कांग्रेस आ जाए, पीडीपी मिल जाए या नेशनल कांग्रेस, फिर तो वही होगा ना। देखिए, जब तक आप इन चीजों को, इस डिबेट से नहीं जाएगा ये डिबेट। और देखिए ना, अमेरिका में इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, मगर वहां पर मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन के ऊपर होता है, यहां तो मेक द इंडिया बैक अगेन, इसके ऊपर में ये बात चेंज हो रही है। एक चीज और आपसे समझता हूं, एक लाइन में सिन्हा साहब, एक लाइन में ललित अंबरदार जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि मुझे सारे गेस्ट के पास थोड़ा जल्दी जाना है, मैं इसलिए थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं। सिन्हा साहब, बस एक लाइन में मुझे जवाब दीजिए, तो ये जो प्रस्ताव आया है, क्या ये प्रस्ताव भी सिर्फ घुमाने, भटकाने और विकास के मुद्दों को पीछे करने के लिए आया है? क्योंकि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को देखा, उसमें रोजगार की भी बातें हैं, उसमें सुरक्षा की भी बातें हैं, लेकिन बात सबसे पहले किस पर? 370 पर। सिन्हा साहब, देखिए, ये आया इसलिए है कि भारत को तोड़ना है। ओके, और वो भारत की जो शक्तियां हैं, और वही आपने घास के 3 पार्ट, ये मैं कहता हूं, जो मिनी पाकिस्तान के हिस्से थे, आपको जब मौका था तो क्यों नहीं इनको खत्म किया? कैसे आ सकती है वही लोग, वही फारूक अब्दुल्ला, वही अब्दुल्ला, वही मोहम्मद मुफ्ती यदि वहां पर होता है। ललित अंबरदार जी कुछ कहना चाह रहे? ललित जी 10 सेकंड, फिर मैं प्रेम जी के पास जा रहा हूं। नजरुल्लाह को मार दिया गया, बताना चाहता हूं, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान का एजेंडा है, और मिनी पाकिस्तान को खत्म नहीं किया गया आपने। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं उसके बाद, ठीक है, काजी साहब आ रहा हूं। ओके, ललित अंबरदार जी जल्दी से। श्रद्धांजलि इन्होंने दी कल वहां पे असेंबली के अंदर, वो बड़ी शर्मनाक और एंटी इंडिया, सैयद यूसुफ शाह जिलानी को श्रद्धांजलि दी, जो कहता था जियो जय पाकिस्तान, आजादी बाराइस्तान कश्मीर। मैं तो कहता हूं वो कुदरती मौत मरा, उसको तो फांसी के फंदे में उल्टा लटकाना चाहिए था। कश्मीरियों का नसना नहीं सर, ये तो, लेकिन ये वो लोग है ना कि वो हम पे सीमा के उस पार से बम बरस रहे हैं, वो लोग आतंकी भेजकर हमारे जवानों को शहादत दे रहे हैं, लेकिन ये क्या चाहते हैं कि बातचीत हो। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन प्रेम कुमार जी, बातचीत तो इस पर भी होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि आज भी हमने इस चर्चा के लिए भी कांग्रेस पार्टी को अप्रोच किया था, कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा। सर क्यों भाग रहे हैं आप? बता दीजिए, आप 370 के खिलाफ हैं या 370 बहाली के समर्थन में? प्रेम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार शायद म्यूट है, प्लीज एक बार देखिएगा। जी प्रेम सर, प्लीज। आवाज आ रही होगी जी सर, आज देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जानना हो तो आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाइए, उनसे स्टैंड। फोटो आपकी भी आती है राहुल गांधी के साथ, सर देखिए सोशल मीडिया पे। नहीं, तस्वीर तो आपके नरेंद्र मोदी जी के साथ आपकी भी देखी होगी। मेरी नहीं है सर, क्या बात करें, खिंचवा दीजिए। देखिए तस्वीर, हम पत्रकार आदमी, सबके साथ हमारी तस्वीर आप देख सकते हैं। हाँ, नहीं, आप बातें भी समर्थन की करते हैं, इसलिए कभी कभी लगता है कि हो सकता है उससे ज्यादा बातचीत होती हो, पत्रकारिता से ज्यादा बातचीत होती है। मैं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का नहीं हूँ कोई। अरे मैंने लाइटर नोट पे कहा सर, आप क्यों नहीं सकते ना। हाँ नहीं, मैं बहुत लाइटर नोट पे कह रहा हूँ। प्रेम जी आप बताइए ना, क्यों कांग्रेस पार्टी स्पष्ट नहीं कर पा रही है? क्या मैं जो देख पा रहा हूँ, पहले 2-3 बातों को समझिए कि एक बात कहा जा रहा है कि 370 खत्म हो गया है,
हाँ। 370 खत्म नहीं हुआ है, 370 बना हुआ है, उसी से निहित शक्ति से जो भी प्रावधान कमजोर किए गए हैं। तो तकनीकी रूप से जो बोलते हैं 370 खत्म हुआ, वो गलत बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि आज विधानसभा में ये पारित नहीं हुआ है कि 370 का जो प्रस्ताव है उसको बहाल करना। ये बात अगर आप बोलते हैं तो ये भी तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि उस विधानसभा में जो पारित प्रस्ताव, उसकी एक पंक्ति अगर हम पढ़ें तो वो एक, यह विधानसभा भारत सरकार से विशेष दर्जा, संवैधानिक गारंटी की बहाली और इन प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। कोई बहाली का प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है यह। इसलिए जो बोल रहे हैं कि बहाली का प्रस्ताव पास हुआ है, विशुद्ध रूप से भरमा रहे हैं। नहीं प्रेम जी, आपने जितना विस्तार से समझाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर बैठकर नहीं समझा पाए, वो भी यही डिफेंड कर रहे थे कि बहाली का प्रस्ताव है। नहीं, मैं जो समझा रहा हूं, तो मतलब नहीं प्रेम जी, एक छोटी सी चीज, फिर मुझे ये बताइए कि फिर जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। वो तो कह रहे हैं हम बहाली का प्रस्ताव लेकर आए, ये हमारा एजेंडा था पॉलिटिकली। ये आपके शब्द हुए, उस पर मैं क्यों मुहर लगाऊं? बेवकूफ बना रहे हैं कि भरमा रहे हैं? मैं तथ्यात्मक बातों को रख रहा हूं। आ रहा हूं ललित जी, आ रहा हूं। तीसरी बात यह, जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है सदन, तो वो विधानसभा का भी अपमान कर रहा है। पट्टी साहब आ रहा हूं। अगर इसी तर्ज पर अगर आप बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने चीन की भाषा बोली थी जब कहा था कि कोई ना भारत में घुसा है ना घुसा हुआ है, क्या ऐसे राजनीति होगी? क्या हिंदुस्तान के लोग चीन और पाकिस्तान के लिए क्या बातें कर रहे हैं? क्या विश्लेषण कर रहे हैं? ये क्या विश्लेषण कर रहे हैं? किस चीज पे छिपना चाहते हैं? अनुराग जी, ये क्या करवा रहे हैं? अनुराग जी क्यों बुला रहे हैं? इनको बताइए, पाकिस्तान से पैसे खाए लोग क्या बात पाकिस्तान को 9/11 के बाद कर रहे हैं? ठीक है ललित जी, एक मिनट। के सिन्हा सर कुछ कह रहे हैं। के सिन्हा सर और ललित जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जयराम विप्लव भी जवाब देना चाह रहे हैं। के सिन्हा सर, हाँ योर टर्न। समझ नहीं आ रही है। देखिए अनुराग जी, ये क्या चीज, कौन सा विश्लेषण करवा रहे हैं आप और को सुन रहे हैं? ये कह रहे हैं बहाली की, और क्या प्रस्ताव है? ये प्रस्ताव क्या है? उसकी प्रक्रिया शुरू है, ये कल आएगा कांग्रेस सेंटर में, पास हो जाएगा, चली जाएगी। ठीक है, मिनी पाकिस्तान के हिस्सा है ये लोग। ठीक है, ओके सर, मैं आ रहा हूं। ललित जी बहुत शॉर्ट में अपना पॉइंट पर रखिए। ललित अंबरदार जी, वो प्रेम जी को काउंटर करें। ललित जी प्लीज। प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर जहाज है और ये जो अपना मेन स्ट्रीम बोलते हैं उसके जहाज के ग्राउंड वर्कर्स है पाकिस्तान के। ठीक है, ओके, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। के सिन्हा जी, ललित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जयराम विप्लव जी, लेकिन आपसे सवाल जो वो पूछ रहे हैं कि ये ऐसा थोड़ी कि प्रस्ताव में ये लिखा गया, मतलब उन्होंने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में आपको बताने की कोशिश की कि यहां पर वापसी का कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं। आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? दूसरी तरफ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी सवाल उठाए, चीन की बातचीत और इन सब चीजों को लेकर, उसको जरा काउंटर कर लीजिए जयराम विप्लव जी। अनुराग जी, मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस पैनल में के सिन्हा साहब हैं, जिन्होंने बेलाग लपेट भारत के हित में जो बातें होनी चाहिए उसको कहा, और आज इसी की आवश्यकता है। मैं याद कराना चाहता हूं जनरल बिपिन रावत साहब के कहे गए उस वक्तव्य को, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक साथ 2.5 मोर्चों पर लड़ रहा है। वो 2 मोर्चे तो आप सबको पता है, 2.5 मोर्चे यहां भी दिखाई पड़ रहे हैं। इस मानसिकता से तो लड़ना होगा ना। ये तो सही कह रहे हैं कि इनका अगर सत्ता में इनकी भागीदारी हो जाए या सत्ता में आ जाए केंद्र में भी, तो ये क्या क्या कर सकते हैं, ये उसका एक नमूना प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस हो, एनसी हो या बाकी दल, उनके मंसूबे देश तोड़ने के ही दिखते हैं। ठीक है सर, नहीं है तो क्या है? ठीक है सर। जरा प्रेम जी, लेकिन चूंकि आप बताओ राजनीतिक विश्लेषक, वकार भट्टी साहब मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए। प्रेम जी ने पूरा बोला नहीं था। प्रेम जी, मैं बस एक लाइन में ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की चुप्पी या इस डिबेट से, इस चर्चा में शामिल ना होना, ये क्या दिखाता है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो पूरी तौर पर स्पष्ट अपना जो रखा है वो है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मानेंगे। हाँ। और उस पर वो पार्टी उससे अलग हुई नहीं है, कभी भी इस स्टैंड से अलग नहीं रही। तो अलायंस में सरकार चला रहे हैं सर, वो लोग बाहर से ही समर्थन दे रहे हैं, लेकिन समर्थन दे रहे हैं। तो आप अपने सरकार चलाने वाले व्यक्तियों को बताएंगे
कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का ये है। देखिए, भारत में अलायंस में चुनाव लड़ने का मतलब बहुत होता है। चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करते हैं, बीजेपी नहीं करती है। बात है कि कांग्रेस ने क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस बात का समर्थन किया, तो हमने ऑफिशियली तो नहीं देखा। लेकिन ये सर विशेष सामने आकर मना भी नहीं कर रहे हैं, वो सामने आकर यही कह दें कि हम 370 हटने के समर्थन में हैं। क्यों करेंगे? राजनीति उनको करनी है, आपके हिसाब से आके कह दें। सर मैं तो सुनिए सर, ऐसा है सर, आप होंगे वरिष्ठ पत्रकार, सुनिए ना सर, मैं देश का एक आम नागरिक जो 370 को लेकर अपने सेंटिमेंट्स रखता हूं, मैं चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इस पर जवाब दे। मैं चाहता हूं, मैं वोट देता हूं उसको। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हम तो बात कर रहे हैं आप, देश के इंटेलेक्चुअल्स का भी ये मानना था कि जिस तरीके से 370 हटाया गया था उसमें वहां के विधानसभा की मंजूरी नहीं ली गई थी। ये लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब एक वर्डिक्ट आ गया तो फिर उसको मानना भी एक आवश्यकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मान रही है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट काजी साहब ना मानते हुए चुनावी एजेंडे में आपने सिर्फ 370 रखा। दूसरा मेरा सवाल ये, जो ललित जी कह रहे हैं, जो के सिन्हा सर कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान की भाषा आप लोग बोल रहे हैं ना सर, पाकिस्तान चाहता था तो वही तो आप ये लेकर आ गए विधानसभा के अंदर। मतलब सीधे सीधे बीजेपी भी कह रही है आप राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। सुनिए, बड़ा दुख होता है जब ये लोग ऐसी बात करते हैं। जब भारतीय जनता भाजपा को वोट करती है, जब वो उसके बाद कोई बात करते हैं तो वो राष्ट्रवादी हो गए, और जम्मू कश्मीर के लोग जब किसी चीज पे वोट करते हैं तो हम पाकिस्तानी हो गए। तो आप ये कैसे तय करेंगे सर कि जम्मू कश्मीर की जनता ने सिर्फ 370 पर वोट दिया है, फिर पीडीपी को क्यों नहीं दे दिया? आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आपका बोलता है कि जिसको रिप्रेजेंटेटिव वो असेंबली में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, तो वही तो आवाज होगी। आप कौन सा सिस्टम लाएंगे? कभी तय करवाएंगे क्या? एक सवाल मेरा, अच्छा ललित अंबरदार जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, इमरान काजी साहब, ललित अंबरदार जी प्लीज। जम्मू कश्मीर असेंबली में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपकी पार्टी को क्या करना चाहिए था? उसको डांटना चाहिए था। तो आपने शेख फारूक ने क्या किया? उसको इनाम दिया, उसको लोकसभा में भेज दिया, मेंबर बना दिया, और मुझे हैरानगी नहीं होती कि लोकसभा के अंदर बोलता कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसने जवाब दिया कि मैं मुसलमान हूं, पाकिस्तान, मैं भावुक हो गया। क्या आप ये नहीं मानते कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या लाई लाई लला का है? काजी साहब नहीं, देखिए मुझे मुझे एक चीज बताइए, जब जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह हक दिया था, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते कि वहां पे भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम क्यों उठाते हैं? अगर हम अपने हक मांगेंगे जो हमें इस आईन ने हक दिया था, तो उसमें क्या करना है? मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है, हमें क्या पाकिस्तान के साथ लेना देना है? पाकिस्तान के नहीं सर, लेकिन पाकिस्तान के साथ लेना देना नहीं है, लेकिन बातचीत पाकिस्तान की भारत से करता है। पाकिस्तान वो स्वर आपसे मिलते जुलते हैं, 370 वापस लाएंगे, वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है आपका। सुनिए मेरी बात सुनिए, जो लोग यहाँ पे मर रहे हैं, यहाँ पे हालात खराब है, जिनको ललित अंबरदार जी कुछ आपकी टेक्निकल दिक्कत है आवाज आने में, थोड़ा सा इसको ठीक करके वापस आ रहे हैं आपके पास। जल्दी से कंक्लूड कीजिए, वकार भट्टी कुछ कहना चाह रहे हैं। काजी साहब जल्दी से कंक्लूड कीजिए। आप कैसे साबित करेंगे? बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। लोगों ने जिस सेंटिमेंट को वोट किया है, उसी सेंटिमेंट्स की कदर करते हुए आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और इनके अलायंस पार्टनर्स ने जो लोगों के सेंटिमेंट, सर ऐसा है जम्मू कश्मीर की सारी सीटें आपको नहीं मिली है, पहली बात तो आप ये मान लीजिए। एक जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए। उसी जम्मू कश्मीर अगर बीजेपी ने राइज किया है, जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इसका मतलब ये कि 370 पर उसको समर्थन भी मिला है। आप कैसे कह सकते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर ये चाहता है? भारतीय जनता जयराम विप्लव जी सर, उसी जम्मू कश्मीर की जनता ने विपक्ष की जिम्मेवारी भी हमें दी है। कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे भी। रही बात ये डेमोक्रेसी और संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान निर्माताओं ने यह नियम क्यों बनाया था कि जब विधानसभा नहीं हो तो उसकी शक्तियां राज्यपाल में निहित हो जाएंगी? राष्ट्रपति को इतने सारे अधिकार क्यों दिए गए थे? तो ये सब कुछ तो उसी नियम, कानून, संविधान। ठीक है, लेकिन जयराम विप्लव जी मैं चाह रहा था मैं वकार भट्टी के पास चला जाऊं, एक लाइन में जवाब दे दीजिए जयराम विप्लव जी। जो प्रेम कुमार भी कह रहे हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हो, भले 370 अब खत्म हो चुका हो, राजनीतिक तौर पर अभी भी जिंदा है, लेकिन 370 भले ही खत्म हो चुका हो, एक बात जो बार बार उठाता है विपक्ष वो ये कि विधानसभा जम्मू कश्मीर की जब थी तो 370 पर उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया? सरकार ने एक तरफा इसे क्यों थोपा? वो ये सवाल पूछते हैं विपक्ष के लोग।
मैं उनसे यही पूछता हूं कि संविधान निर्माताओं ने ऐसे नियम क्यों बनाए थे, आप जरा इसका जवाब दे दीजिए। और उन्हीं नियमों के तहत ये 370 की समाप्ति संभव हो पाई। तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान थे ना। चौथी पीढ़ी के पंडित नेहरू जी जो थे वो राहुल गांधी से ज्यादा समझदार थे। बाबा साहब अम्बेडकर आज के कथित लोगों से ज्यादा समझदार थे ना। हमारे पूर्वजों का दिया हुआ संविधान है, उसी के दायरे में देश चल रहा है, कानून के तहत काम एक लाइन में प्रेम जी वो तो कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा बता दीजिए जो कानून के खिलाफ हुआ। यकीन नहीं है। जयराम विप्लव तो आपको ताल ठोक कर सवाल पूछ रहे हैं, कानून के खिलाफ हुआ हो तो बताइए। देखिए अनुराग जी, ये क्या है कि जो मूल मुद्दा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने देखा वो ये था कि क्या जो विधानसभा की शक्ति है, चूंकि अब वो 3 विशेष राज्य में बदल दिया गया, राज्यपाल भी नहीं रहे, एलजी हो गए, तो उसके बाद में उस शक्ति को संसद में जो निहित किया गया, इसके अलग से प्रावधान डाले गए, उसकी न्यायिक इस पर विचार किया गया। ये नई परिस्थिति थी, ये नहीं था कि बाबा साहब अंबेडकर और नेहरू जी बना के गए थे, ऐसा नहीं है। ये नई परिस्थिति थी जिस पर कि कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब फैसला दे दिया तो उसको सब मांग रहे हैं, उसको कौन चुनौती दे रहा है? लेकिन वो वही बात है ना कि सर कि आप मान रहे हैं, देश में जनता मान रही है, हो सकता है कश्मीर की भी जनता मान रही हो, लेकिन फिर 370 की बहाली को लेकर पार्टियां ये क्यों बता रही हैं कि ये फिर कश्मीर की जनता ही चाहती। खैर, मैं वकार भट्टी साहब आपके पास आ रहा हूं। वकार भट्टी साहब, चूंकि ललित अंबरदार जी बहुत अच्छे खासे समझदार व्यक्ति हैं, बड़ा करीब से देखते हैं कश्मीर के हालातों को, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं के सिन्हा सर, वो भी बहुत करीब से देखते हैं सारी चीजों को, बहुत अच्छे गहराई से वो जानते हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक मिनी पाकिस्तान का एजेंडा जो है वो चल रहा है। खुलकर कह दिया ललित अंबरदार जी ने कि पीडीपी को वोट इसलिए नहीं मिले, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसलिए मिले क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था। क्या हमारे देश में पाकिस्तान का एजेंडा चलेगा? वकार भट्टी साहब, आप सबको एक बात बता दे रहा हूँ, इसको एक नेशनल चैनल खुले वकार भट्टी साहब, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। वकार भट्टी साहब अगर फौरी तौर पर ठीक हो पाए तो। 53 पोजीशन 2 साल के अंदर ये वकार भट्टी साहब, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आपकी ऑडियो में, मैं इसको दुरुस्त कराकर इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। बहुत जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाह रहा हूं मैं, काजी साहब, उसके बाद फिर ललित अंबरदार जी, और फिर उसके बाद मैं सर के पास जाता हूं, के सिन्हा सर के पास। इमरान काजी साहब, ललित अंबरदार खुलकर कह रहे हैं वो मिनी पाकिस्तान वाला एजेंडा हो, चाहे वो पाकिस्तान का 370 बहाली का एजेंडा हो, ये सारी बातें आपसे मिलती जुलती हैं, और चूंकि आप तो चुनाव जीते भी पाकिस्तान के दम पर है, ये गंभीर आरोप आप पर लगते हैं जब आप 370 की बहाली की बात आप करते हैं। देखिए, ये इनके दिल का दर्द बयान कर देता है, इनको इनकी सोच क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो ये बयान करती है। बड़ा अफसोस होता है इतने सीनियर ललित जी जो इतनी अच्छी नजर रखते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो ऐसी बात करेंगे, बड़ा दुख होता है। और ये इन्होंने जम्मू कश्मीर के सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। हम नहीं बोलेंगे, आप जितना कभी वहाँ पे ऑफिस बुलाओ कश्मीर के गरीब मुसलमान के बच्चों को, आपके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते हैं, बच्चों को कुछ नहीं होगा। राष्ट्र की जो डेमोक्रेसी लोगों के लिए है, आपके जिम्मेवार है। लेकिन सुनिए, हम कश्मीरी हिंदू को जो आपने वहां से निकाल दिया ना, रेप मर्डर मास मर्डर करके, हम एक दिन आगे याद रखिएगा, और कश्मीर के अंदर एक पनुन कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बनेगी आपके बगल में, तब याद रखिए, आज बनेगा 10 साल के बनेगा, क्योंकि आपको सीधा करना है। आपकी जब तक इस्लामिक सोच तोड़ेंगे नहीं, तब तक हिंदुस्तान के अंदर अमन नहीं आएगा, पाकिस्तान के अंदर हम आपको चैन से नहीं रहने देगा। तो आप सोचिएगा, जितना भी करें, पाकिस्तान से आपका रिश्ता क्या है? वकार भट्टी साहब, ठीक है, ललित जी मैं आ रहा हूं आपके पास, ललित जी मैं आ रहा हूं आपके पास। वकार भट्टी साहब, एक छोटी सी चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। वकार भट्टी साहब, मेरी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक तो ये आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कि पीछे पूरी तरह से पाकिस्तान का बैकअप है, और वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर रहकर, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि 370 हटने के बाद हमने देखा कि कैसे पर्यटन बढ़ा, हमने देखा कि कैसे लोग सुरक्षित हुए, कैसे आतंकी घटनाओं में कमी आई। हालांकि चुनाव के बाद काफी बढ़ गई हैं घटनाएं, मैं ये साफ कर देता हूं, लेकिन बहुत सारे बदलाव हुए, कैसे फिल्म से जुड़े हुए कार्यक्रम वहां पर हुए, कैसे लाल चौक पर झंडा फहराया गया।
क्या इन चीजों को साइड करके जम्मू कश्मीर की जनता ये चाह सकती है कि 370 फिर से आए, वो पत्थरबाजी का फिर से दौर शुरू हो, फिर से वहां पर लोग जो है वो दबे कुचले हो जाएं या आतंकी हमले बढ़ जाएं? देखिए, पॉइंट नंबर पहला कि मैं ललित जी, के सिंह और या जो भी राइट विंग के लोग हैं, मैं उनको ये कह देना चाहता हूं, हिंदुस्तान ये सुन ले और राइट विंग वाले भी। ये हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हिंदुस्तान को सुना रहे हैं, फिर इनको कोई पाकिस्तानी कहेगा तो पेट में दर्द होगा। वकार भट्टी हिंदुस्तानी नहीं है क्या जो हिंदुस्तान को सुनाने की बात कर रहे हो? वकार भट्टी साहब बोलते बोलते फ्रीज हो गए। 2 साल के अंदर करके दिखाएंगे, ये 2 साल के अंदर करके दिखाएंगे। अगर नहीं किया तो हम कश्मीर को याद दिलाना चाहता हूँ, कश्मीर के अंदर आपने हिंदू को तो निकाल दिया, लेकिन कश्मीर के कंकर में शंकर है। कश्मीर के अनुराग जी, एक दिन मैं आऊंगा, तिरंगा छाती पे लगाऊंगा, लेकिन हिंदुस्तान की बनकर आऊंगा, आपका दीपक के नहीं रहूंगा, आपके हिसाब से नहीं चलूंगा वहां पे। ठीक है, ललित अंबरदास जी, वकार भट्टी साहब, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपका जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं आ रहा है। आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो क्लियर पहुंच नहीं पा रही दर्शकों तक। एक बार फिर से दुरुस्त करके मैं आपके पास आता हूं, हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू हो। जयराम विप्लव जी, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से सर। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसी मानसिकता के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर के लड़ेगा। इन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान को सुनाना चाहता हूं, हिंदुस्तान को जवाब देना चाहता हूं, यानी वकार भट्टी अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं। अरे 1947 से पहले पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तानी ही था, उसके अंदर भी वो सोच, नफरत, बंटवारे की सोच पैदा हुई, 2 राष्ट्र का सिद्धांत आया, मजहब के नाम पर एक देश बन गया। वो कोई भौगोलिक देश नहीं है, वो हमारा कोई पुराना पड़ोसी मुल्क नहीं है, हमसे टूटकर हमसे छीना गया हिस्सा है। ठीक है, लेकिन आज हमारे खिलाफ ही साजिश करता है सर। वकार भट्टी साहब, अगर अब आप तक आवाज पहुंच रही, मैं नहीं चाहता कि आपकी आवाज दबे। वकार भट्टी साहब जल्दी से पूछ लीजिए, अनुराग जी यहीं पे पूछ लीजिए, संविधान पढ़ा कि शरीयत? ठीक है, वकार भट्टी साहब जवाब। देखिए वक्त बड़ा लिमिटेड है वकार भट्टी साहब, आपकी आवाज का जब वक्त आता है तो फिर नेटवर्क दिक्कत दे देता है। मैं वकार भट्टी साहब फिर कोशिश करूंगा आपके पास हूं। के सिन्हा जी, हाँ वकार भट्टी जी प्लीज जल्दी से सर। चलिए वो जल्दी नेटवर्क नहीं दिखा रहा। मैं के सिन्हा जी आपके पास आता हूं। मैं वही सवाल है कि फिर ये कह रहे हैं बार बार कि जनता चाहती है 370 बहाल हो जाए।